हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो आपको जैसे कि पता है ये हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 के अंदर दो पार्ट थे, एक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक था कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने लास्ट लेक्चर जो हमारे 7 लेक्चर हो चुके थे अभी तक हमने उसके अंदर अच्छे से कवर कर लिया था और ये पार्ट 2 चालू हो रहा है चैप्टर नंबर 2 का, जिसके अंदर हम पूरा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है ये पहले समझाइए। तो देखिए कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर ये समझ लीजिए कि इट इज अ डिवाइस। क्या है ये? एक तरह का डिवाइस है जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर करते हैं। ठीक है, क्या है ये? एक तरह का डिवाइस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? स्टोर चार्ज को स्टोर करते हैं। बट इसकी एक मेन प्रॉपर्टी होती है देखिए, चार्ज तो आप किसी भी चीज के अंदर स्टोर करवा लेंगे, पर आप किस चीज को कैपेसिटर बोलेंगे? उस चीज का कैपेसिटर बोलेंगे जो छोटी से छोटे स्पेस में, छोटे छोटे रीजन में ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके, उसी चीज को हम कैपेसिटर बोलेंगे। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, उसको आप लिख लीजिएगा। क्या डिवाइस विच स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इवन इन अ स्मॉल रीजन इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ये आगे पढ़ना है हमें प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का मतलब है कि जब भी आप कैपेसिटर बनाओगे तो देखो कैपेसिटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट एक जनरल कैपेसिटर बनाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे हमें ये बताइए। तो उसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो देखते हैं क्या होता है वो। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कैपेसिटर मैंने पहले से ही सारी फिगर बना ली है अच्छे से, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे टाइम ना लगे। अब ध्यान से मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। तो कैपेसिटर कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ प्रिंसिपल कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर को बनाने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स का फॉलो करते हैं जिसे हम सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, बताइए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, समझाइए। देखिए यहाँ पे होता क्या है, पहले स्टेप में क्या करना है हमें हमें कंडक्टर लेना है। ये क्या है? लाइन है? लाइन नहीं है, ये एक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट है। ठीक है, प्लेट को अगर मैं ऐसा खड़ा कर दूंगा, ठीक है, ये अगर प्लेट है इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो आपको ये एज एक लाइन दिखेगी ना, वही फिगर में दिख रहा है आपको। तो एक प्लेट है, उस प्लेट पे हमने कितना चार्ज दे दिया है? पॉजिटिव चार्ज दे दिया है पूरी प्लेट पे। ठीक है, दोनों साइड पे, इधर ही पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। अच्छा अगले स्टेप पे क्या करना है हमें? एक अनचार्ज्ड, ठीक है, एक अनचार्ज प्लेट को उससे क्लोज में लाके रख देना है जो पहले से चार्ज थी। तो जो चार्ज प्लेट थी मैंने उसको नाम ए दे दिया और जो अनचार्ज थी उसको नाम मैंने बी दे दिया। अब अगर अनचार्ज को आप चार्ज के पास लेके आ रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज के पास तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। हालांकि ये बी जो है पूरी तरह से न्यूट्रल है, पर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि इसे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, बट इक्वल अमाउंट में होगा। तो जो इसका नेगेटिव चार्ज था वो इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि ए का जो पॉजिटिव है, ए के पॉजिटिव के पास में, और जो पॉजिटिव वाला है वो दूर चला जाएगा। बेसिक थिंग है ये, तो आई बात समझ। ये था सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा? देखिए ए कुछ चार्ज स्टोर कर रहा था, हाँ कर रहा था। जैसे आप बी उसके पास लेके आए और नेगेटिव चार्ज पास आया, तो पहले मुझे ये बताइए नेगेटिव चार्ज बी का ए के पास है या पॉजिटिव चार्ज पास है? नेगेटिव चार्ज पास है। नेगेटिव चार्ज जब ए के पास होगा तो ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। यही सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है। क्या बोला मैंने? जब भी ए के पास नेगेटिव चार्ज आएगा ज्यादा उसके पास में, तो ए का जो पोटेंशियल होगा, क्या होगा? ए का जो पोटेंशियल होगा वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज। अगर पॉजिटिव चार्ज पास होता तो इंक्रीज हो जाता वो। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज दूर है, नेगेटिव चार्ज पास है, इसलिए उसका जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। हमको करना क्या है? हमको इस ए वाली प्लेट का पोटेंशियल ही डिक्रीज करना है जितना हम कर सकते हैं। यही हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे, कि इस ए का पोटेंशियल बहुत ज्यादा डिक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे ना, उतना ज्यादा उसका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है चार्ज को होल्ड करने की प्रॉपर्टी, वो बढ़ जाएगी। देखिए दो टर्म है, एक है कैपेसिटर, एक है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर उस डिवाइस को बोलते हैं जो चार्ज को स्टोर करता है, और कैपेसिटेंस होती है प्रॉपर्टी
ये चार्ज को स्टोर करने की प्रॉपर्टी। आई बात समझ? जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि वो शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली का मतलब क्या हो गया, वो इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, तो वो कैपेसिटेंस है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप शायद? ठीक है, तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में मेन डिफरेंस ये है कि कैपेसिटर किसी डिवाइस को कहते हैं और कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम जितना ज्यादा पोटेंशियल कम करेंगे ना ए प्लेट का, उतना ही उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और हमें करना ही ये है, उसको कैपेसिटर बनाना है, मतलब कैपेसिटेंस उसका इंक्रीज करना है। नाउ थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो इसका पोटेंशियल डिक्रीज तो हो रहा है, बट इतना ज्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी है बी के पास। अगर इस बी का हम सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज निकाल देंगे तो ए के पास तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही बचेगा ना, पॉजिटिव चार्ज बचेगा ही नहीं। तो ए का पोटेंशियल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में बी को अर्थ कर देंगे, बी के पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को अर्थ कर देंगे, जिससे कि जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस साइड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और बी के पास सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। अब ए के पास ओनली नेगेटिव चार्ज है, तो जब नेगेटिव चार्ज पास होगा सिर्फ, तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा और उसका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको बोला है उसको एक बार और रिवाइंड करके देखिएगा, तब आपको सारी बातें क्लियर होंगी। ये सारी बातें मैंने लिख भी रखी है, क्वेश्चन जब आपको आएगा तो आपको प्रिंसिपल कैपेसिटर के तीनों के तीनों जो फिगर है ये बनानी पड़ेंगी, और जो मैं आपको आगे दिखा रहा हूं उसको भी लिखना पड़ेगा। जो मैंने बोला है वो सिर्फ मैंने लिख दिया सिंपल सा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट आप पढ़ोगे तो बहुत ईजी है, जो बोला है बिल्कुल सेम है। जैसे देखिए क्या लिखा है, कंसिडर अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ए एंड प्लेस एन अनचार्ज प्लेट बी क्लोज टू इट। ड्यू टू इंडक्शन द क्लोजर फेस ऑफ प्लेट बी एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड फार्दर फेस एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस प्रोसेस से आएगा, इसको इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंडक्शन हमने चैप्टर 1 में स्टार्टिंग में पढ़ रखा है। ठीक है, जब हम चार्ज का बेसिक पढ़ रहे थे। द नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट ए टेंड्स टू रिड्यूस द पोटेंशियल ऑन प्लेट A. Negative charge on plate B tends to reduce the potential of plate A, while the positive charge on plate B tends to increase the potential of plate A. ठीक है, ये बिल्कुल सेम बात थी जो बताई मैंने। As the negative charge of plate B is near to plate A, so the net effect is the potential of A decreased by a small amount and hence capacity increased by a small amount. ठीक है, तो ये यहां तक की बात बोली गई है, सिर्फ यहां तक की अभी तक, कि नेगेटिव चार्ज भी है पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज पास में पॉजिटिव चार्ज दूर है, इसलिए पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा स्मॉल अमाउंट में, थोड़ी से अमाउंट में। अगर ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज करना है आपको, ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज करना है पोटेंशियल आपको, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज प्लेट बी से हटा दीजिए। तो वही बोला है, नाउ इफ द पॉजिटिव फेज ऑफ प्लेट बी इज अर्थ, इट्स पॉजिटिव चार्ज गेट न्यूट्रलाइज्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ टू द प्लेट बी, द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए डिक्रीज कंसिडरेबली, मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल, और उसका कैपेसिटेंस बहुत सारा अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज का ध्यान रखना है। मेन लाइन ये वाली है, ठीक है, कि जब हम पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मैं आप पे इस लाइन को हाईलाइट कर देता हूं, कहां लिखा है, ये रहा, द पोटेंशियल ऑफ ए डिक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट एंड द कैपेसिटी इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट। ये जो मतलब ये जो लाइन लिखी है ना कि पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा, यही सबसे मेन लाइन है आगे। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये था पूरा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कि आप कैपेसिटर कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल सेम लिखिए। ठीक है, एक बार देख लेते कि हमारा सिस्टम सही चल रहा है, नहीं चल रहा सब कुछ। हाँ, सिस्टम सही चल रहा है, चलिए। नाउ व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए हमने कैपेसिटर पढ़ा, कैपेसिटर क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है स्मॉल एरिया में। अब कैपेसिटर बहुत सारे तरीके के होते हैं। ठीक है, स्पाइरिकल कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, और वगैरह वगैरह। आपके सिलेबस में बस एक ही तरह का कैपेसिटर है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। रेफरेंस बुक उठाओगे आप कोई, तो आपको उसके अंदर सिलेंड्रिकल भी मिलेगा, स्पाइरिकल भी मिलेगा, पैरेलल भी मिलेगा, बट आपको सिर्फ आपके सिलेबस में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमको सिर्फ वही पढ़ना है। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटलिक प्लेट। ठीक है, उसके अंदर दो मेटलिक प्लेट होते हैं, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, उन दोनों से कोई डिस्टेंस होता है, डी डिस्टेंस बोल दिया। ठीक है, सच दैट वन ऑफ द प्लेट इज यूज्ड और इज एक्ट एज टू स्टोर द चार्ज
एक जो प्लेट होगी वो चार्ज को स्टोर करने में हेल्प करेगी, और जो दूसरी प्लेट होगी वो क्या होगी, अर्थ होगी। आई बात समझ? तो एक बार और आपको डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं कि वो क्या होती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटलिक प्लेट separated by certain distance such that one of the plate is used to store the charge and the other plate is earth। ठीक है, अर्थ कर देते हैं दूसरी प्लेट को। तो ये हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या करते हैं, डेफिनेशन देते हैं। तो जब भी आपके सामने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको कोई बोलेगा तो आपके माइंड में एक फिगर आनी चाहिए जो मैंने यहां बना रखी है कि जो मैंने दो लाइन बना रखी है, लाइन नहीं है, ये एक तरह के प्लेट है। ठीक है, पूरी प्लेट है बट उसको ऐसा खड़ा कर रखा है तो आपको लाइन दिख रही है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाली प्लेट की, ये वाली प्लेट की। ठीक है, मैंने इनके बीच में लाइन क्यों बनाई है कि देखिए एक प्लेट पे होगा पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे होगा नेगेटिव चार्ज। इस पे होगा पॉजिटिव, इस पे होगा नेगेटिव, बट नेगेटिव वाले के सिर्फ अंदर ही नेगेटिव चार्ज होगा, बाहर वाला क्या होगा, अर्थ होगी। ठीक है, तो आप जनरली ये समझ लीजिए कि हमको जो चार्ज स्टोर करना है वो इस प्लेट पे करना है, और ये वाली जो प्लेट होगी वो क्या होगी, अर्थ होगी। आप ये समझ लीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पे चार्ज दिखा रखा है, यहाँ पे चार्ज नहीं दिखा रखा। एरिया, इन दोनों प्लेट का एरिया सेम है। ठीक है, इसका भी एरिया ए होगा, इसका भी एरिया ए होगा। ठीक है, और ये जो मैं बीच में लाइन बना रखी है क्या है, आपको याद होगा तो मैंने आपको बहुत पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पर ये बताया था कि जब भी आप दो प्लेट्स को ऐसे रखते हो और दोनों अपोजिट चार्ज होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट, कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, उनके बाहर वाले रीजन में नहीं करेगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे वो कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है क्यू बाय ए। क्यू क्या है, मान, क्योंकि देखो इस प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज क्यू है और इसका एरिया ए है, तो हमने इसको क्या लिखा है, क्यू बाय ए लिखा है। आई बात समझ? और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, तो आपको मैंने पहले बता ही दिया था। ठीक है, तो जिसने वो चैप्टर नहीं पढ़ रखा उसको इस चीज में क्या होगी, थोड़ी कंफ्यूजन सी आएगी। ठीक है, तो अभी के लिए तो याद कर लीजिए, बट जब आप इसको खत्म कर लेंगे तो चैप्टर 1 अच्छे से पढ़िएगा, उसके अंदर मैंने आपको ये बता रखा है। और इनको मैंने डी डिस्टेंस सेपरेट कर रखा है, यहां दिखा रखा है। और एक और मेन बात, जो प्लेट अर्थ होगी उसका पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, कोई भी चीज जो अर्थ होती है उसको पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, और जो प्लेट अर्थ नहीं है उसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। तो एक तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं कि इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, डेल्टा V है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके इक्वल है, V के इक्वल है। V माइनस 0 मतलब V के इक्वल। तो ये सारी बात किसकी थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब क्या बोल रहा है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो डेफिनेशन में लिखी नहीं है, बोली है, उसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, देखिए अगर आप सिर्फ इसको देखते रहोगे, कुछ लिखोगे नहीं, सिर्फ ऐसे ही बस एक तरीके से मूवी की तरह देखते रहोगे, जल्दी खत्म करोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है, आप कल भूल जाओगे। लिख लिख के करोगे तो आप उसको भूलोगे नहीं बहुत लंबे टाइम तक, और आपको बस थोड़ी सी बाद में रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी आपको सारी चीजें पहले से पता होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाके आपको समझ आएगी, तब तक टाइम बहुत जा चुका होगा। इससे बढ़िया है कि आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए इसे। चलिए, तो हमको बताना है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस बताना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, कोई भी कैपेसिटर, ठीक है, अ कैपेसिटर हैविंग charge Q and potential V, कोई भी कैपेसिटर है जिस पर चार्ज Q है, पोटेंशियल V है, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस इज फिजिकल क्वांटिटी, हम उसको निकालते हैं। ठीक है, जैसे बाकी चीजों को निकालते हैं करंट वगैरह, वैसे कैपेसिटेंस को भी निकालते हैं, उसको हम C से दिखाते हैं, और किसके इक्वल होता है, Q बाई V के। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, कैपेसिटेंस का, कि आपको किसी भी चीज का कैपेसिटेंस निकालना है तो उस पर कितना चार्ज है वो देख लीजिए, और वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस में रखा है वो देख लीजिए, और आप C इक्वल टू Q बाई V कर दीजिए। ठीक है, ये स्पेरिकल कैपेसिटर और सिलेंडर कैपेसिटर सब में चल जाएगा, ये जनरल फॉर्मूला है। बट आपको कैपेसिटेंस बताना है किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर Q और V दे रखा होगा तो मैं निकाल लूंगा, बट कुछ और चीज दे रखी होंगी, Q और V नहीं दे रखा होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए, हम पहले क्या करते हैं,
टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस V, टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, हम V निकालते हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। देखो V जो होता है उसको मैं E इंटू में D लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि E इक्वल टू V बाई डी होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपको याद होगा तो इसी चैप्टर में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो मैंने V इक्वल टू E इंटू डी लिख दिया। अच्छा, अब E क्या है, हमें पता है E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, पहले प्लेट कैपेसिटर के उसके अंदर, और सिग्मा क्या होता है, Q बाय ए, तो मैं लिखता हूं Q बाय ए इंटू में D बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब पोटेंशियल का मैं एक तरह से ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमें पता है, क्या पता है हमें कि Q जो है वो क्या होता है, सॉरी Q कह रहा हूं मैं, C किसके इक्वल होता है, Q बाई V के। नाउ Q रहने दीजिए, V को डालिए। V क्या था, V था हमारा Q इंटू डी अपोन में A बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q इंटू डी यहां पे आ जाएगा, इंटू में A इंटू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो यहां देखिए Q से Q गया और आपका C का फॉर्मूला क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो सर दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, इस वाले फॉर्मूले में इस वाले फॉर्मूले में कौन सा यूज करना है। तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर Q और V दे रखा है और कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। और अगर आपको ये दोनों ना दे रखे, एरिया वगैरह या जो उनके बीच में सेपरेशन D है वो दे रखा है, तो ये याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला निकालने का मतलब क्या, देखिए अगर C इक्वल टू Q बाई V लगाना है, आपको कोई कैपेसिटर दे दिया, आपको ये फॉर्मूला नहीं बताया गया कि ये वाला फॉर्मूला भी होता है, आपको सिर्फ Q बाई V वाला फॉर्मूला पता है, तो अब क्या करोगे, उस कैपेसिटर को कुछ चार्ज दोगे, फिर दोगे कितना पोटेंशियल आया है, और फिर Q बाई V करके आप उसका कैपेसिटेंस निकालोगे। बट बिना चार्ज दिए, बिना कुछ एक्सपेरिमेंट किए आपको अगर उसका कैपेसिटेंस निकालना होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, तो आप इजीली कर सकते हो। एरिया निकाल लो, डिस्टेंस निकालो दोनों प्लेट्स के बीच में, और सिंपल A एप्सिलॉन नॉट बाई डी वाला फॉर्मूला लगा लो। आई बात समझ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता ही होगी ना आपको क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, बाकी जो भी यूनिट है वो देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ यूनिट होती है पीछे, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज की ये होती है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अगर आपको बोला गया कि बताओ इसकी यूनिट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी इसका यूनिट भी होगी। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी इसकी ध्यान रखना, आप निकाल सकते हो। एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर, डी की मीटर, एप्सिलॉन कुछ होगी, पर जो भी इतनी बड़ी जो आपकी यूनिट आएगी ना, उतनी बड़ी यूनिट ना लिखते हुए हम क्या लिख देंगे, ओनली फराड। क्या बोल देते हैं हम, फराड। एफ से दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे हम उसको, एफ से, कितने फराड, इतने फराड, जनरली माइक्रो फराड। ठीक है, हमारी जो क्वांटिटी निकलेगी वो माइक्रो फराड में निकलेगी। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ आएगा, बट आप ध्यान रखिए कि कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, फराड होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए, देखो होता क्या है कभी कभी, अभी जो बीच में एयर है, क्या है इसके बीच में एयर, हमने कुछ नहीं रखा, बट अगर मान लीजिए मैंने इसी दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया, क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर। मान लीजिए मैंने इन दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया, डाइलेक्ट्रिक का मतलब कोई मटेरियल रख दिया, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, के बोलो या फिर क्या बोलो, एप्सिलॉन आर बोलो, दोनों बात सेम होती है। ठीक है, ये है, तो फिर उसका कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, तो कुछ नहीं करना, पहले था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, बट अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक रख दोगे इनके बीच में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका एप्सिलॉन फिर एप्सिलॉन लगा दोगे, बस ए एप्सिलॉन बाई डी। आपको पता है एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ये क्या होता है, सी होता है। तो अगर आप इसको क्या बोलोगे, इसको सी डैश बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, सी डैश। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद सी डैश हुआ, तो सी डैश क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू में सी, और क्या बोलेंगे हम, सी डैश इक्वल टू के इंटू में सी। तो जब भी आप कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दो, तो सिंपल उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को
ए एप्सिलॉन बाई डी वाले फॉर्मूले से जो क्वांटिटी निकलेगी ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उसका कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ज्यादा बातें क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको सारी बातें अच्छे से पता लग जाएगी। तो यहां तक आई गेस आप सबको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। चलिए ये यूज कर लेते हैं। चलिए क्या बोला है, when 1 into 10 to the power 12 electrons are transferred from one conductor to another, a potential difference of 10 volt appears between the conductor। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला पहला प्लेट कैपेसिटर या कौन सा कैपेसिटर है, जनरल किसी भी दो कंडक्टर की बात करी गई है। ठीक है, कंडक्टर भी तरह कैपेसिटर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, तो किसी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, किसी पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है ये कैसे निकालोगे आप। ठीक है, तो मान लीजिए जो चार्ज ट्रांसफर है वो क्यू है, तो क्यू कैसे निकालोगे, जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं 10/12 इलेक्ट्रॉन गए हैं ना, इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मतलब इतना चार्ज कैपेसिटर पर है, अब जिस कैपेसिटर की बात कर रहे हो। और उसके से कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया दोनों के बीच में, 10 वोल्ट का, V = 10 वोल्ट। अब क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो जब Q और V दे रखा है तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्या लगाना है, Q = C/V। तो पाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई में 10⁻12 अपॉन में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको पूरा सोल्व करोगे तो -19 और प्लस में 12 कितना आ जाएगा -7, और ये ऊपर जाएगा तो -8, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 फराड इतने आ जाएगा। इतना कैपेसिटेंस आपका आ जाएगा, फराड लगा देना। ठीक है, लास्ट में बस इजी था। आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको आप खुद ट्राई करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओनली C = Q/V फॉर्मूला है। बस क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया कि एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा ये कुछ कम कर दो, यहां से कुछ ज्यादा कर दो, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो C = Q/V का ही है, बट ये एक तरह से आपको हर जगह काम आएगा फिजिक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि इस तरह से वो क्वेश्चन ना हर चैप्टर के अंदर घुमा देते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए, खुद ट्राई करिए, देखिए कहां गलती हुई है, और अगर आगे जाके ऐसा ही क्वेश्चन किसी और चैप्टर में पूछा जाएगा तो आप वो गलती रिपीट ना करिए, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आंसर स्टार्ट करता हूं, बट आप खुद ट्राई करे बिना आगे नहीं बढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। देखिए, when the potential difference of the conductor is reduced by 120 volt, एक कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने 120 वोल्ट डिक्रीज कर दिया। तो ठीक है, मान लीजिए कि जो पहले पोटेंशियल था ना V1 वो V था, और बाद में उसका पोटेंशियल हमने डिक्रीज कर दिया, तो V से क्या हो गया, V - 120 वोल्ट इतना हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द चार्ज ऑन द कंडक्टर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। तो जब Q1 शुरू में जो चार्ज था वो कितना था 360 माइक्रोकूलम, और फिर कितना हो गया 120 माइक्रोकूलम। ओके, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बताइए कितना होगा। अब देखिए, तो ये था फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। पर कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का चेंज हो सकता है अगर मैं उसके अंदर चार्ज कुछ अलग डाल दूं, पोटेंशियल कुछ अलग डाल दूं। देखिए ध्यान से, आपको पहले एक मान लीजिए कैपेसिटर दे दिया, मैंने आपसे बोला इसके ऊपर आप 100 माइक्रोकूलम चार्ज डालो, और फिर मैं बोला 200 माइक्रोकूलम चार्ज डालो।
तो क्या कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा कैपेसिटर का? नहीं, ये ध्यान रखना है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस कभी चेंज नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आप उसकी प्लेट्स का एरिया और उनके जो डिस्टेंस था ना डी, उनको चेंज कर दो या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दो। मतलब कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी वाला जो फॉर्मूला था ना, इनमें से आप तीनों में से कुछ भी चेंज कर दोगे ना, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। बट जब तक ये तीनों चीजें फिक्स हैं नहीं चेंज होगा। मतलब कि फर्स्ट केस में Q1 बाई V1 से जो आएगा ना आपका कैपेसिटेंस, वही आपका Q2 बाय V2 के इक्वल होगा। कैपेसिटेंस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये एक तरीके से आप मान लीजिए रेजिस्टेंस की तरह है। रेजिस्टेंस जैसे किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वाई का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V चेंज कर दो तो I चेंज हो जाएगा, बट R पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R उतने का उतना रहेगा, ठीक है। हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी एनालॉजी है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। आपको धीरे धीरे जब समझ आएगी आपको, बट अभी के लिए ध्यान रखिए फर्स्ट केस सेकंड केस से जो भी आपका कैपेसिटेंस निकलेगा दोनों इक्वल होंगे। सिंपल है। अच्छा वैल्यू डाल दीजिए आप 360। सब माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो आप इधर 10⁻⁻6 लिखोगे, वहां भी 10⁻⁻6 लिखोगे, दोनों कट जाएंगे, कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। तो ऐसे ही रहने दो। V1 V है, Q2 120, यहां पे क्या है V माइनस 120, ये जाएगा 3 पे, कितना आ जाएगा आपका V इक्वल टू 3V माइनस में 360, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 360 इक्वल टू 2V। तो V कितना आ जाएगा, V आपका आ जाएगा आपका 180 वोल्ट। वोल्ट में क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो V माइनस 120 लिया था ना, ये 120 में वोल्ट पे रखा था, इसलिए मेरा आंसर भी वोल्ट में आया ये वाला, तो ध्यान रखिएगा। तो V आपका आ गया 180 वोल्ट। आपको पता क्या लगाना, वो C पता लगाना है, V तो पता ही लगाना। अच्छा बस V आ गया, ठीक है। ये V क्या है, ये V था हमारा V1 का, मतलब सिंपल में बस V1 आया ना, V1 कितना आया 180 वोल्ट, और Q1 था ही मेरे पास। तो अगर मुझे C1 निकालना हो, C1 निकालो या C निकालो, तो क्या हो जाएगा Q1 बाई V1। Q1 कितना है मेरा 360 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻6, और V1 कितना था मेरा 180, ये गया 2 पे, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 फराड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम 2 माइक्रोफराड, ठीक है। वो देखिए 2 माइक्रोफराड हमारा आंसर है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे तो क्वेश्चन बोला गया वैसे एक क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व करते रहो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपने जो खुद सॉल्व किया था, देखिए क्या गलती करी है आपने, उसको आगे दोबारा गलती रिपीट नहीं करनी है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट का एरिया है इतना, ठीक है। तो पहले ऐसा यूनिट में रख लीजिए, ठीक है। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करोगे, ये बहुत सारे बच्चों को आता ही नहीं है। देखिए एक तो डायरेक्ट याद कर लो कि इससे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो डायरेक्ट याद करना नहीं आ रहा, तो देखिए क्या करोगे आप। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हो 25 इंटू में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए बस। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये तो पता ही होना चाहिए, 10⁻⁻2 मीटर। इसके होल पे स्क्वायर है, तो आप क्या कर दोगे, और जब इसको हटाओगे तो क्या आएगा 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया, एसआई में रखना है हमेशा। सेपरेशन डी कितना रखा है 2 मिलीमीटर, तो उसको भी आप मीटर में चेंज कर दोगे 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जो कितने वोल्ट की है 120 वोल्ट की। 120 है 12 वोल्ट है, सॉरी 12 वोल्ट है, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितना चार्ज है बताइए। तो देखिए ए डी और वी दे रखा है,
तो देखिए यहाँ पे C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो Q क्या होगा C इंटू वी। अच्छा C क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू में वी, बस वैल्यू डाल दीजिए, क्या होगा यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू में 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में वी करना है, वी है आपका 12, और इस होल को डिवाइड करना है आपको डी से, जो है आपका 2 इंटू 10⁻⁻3। तो उसको यहाँ पे काट दीजिए 6 पर, और आप हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी कैलकुलेटर से। मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, पर आप मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्या है यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई में 8.854 मल्टीप्लाई में 6 कितना आ रहा है यार आपका 1328.1 मल्टीप्लाई में देखिए -4 -12 -16 प्लस 3 -13 इतना कूलम है ये, ठीक है। तो देखिए ये अगर आप इस पॉइंट को हटाओगे तो 1.328 इंटू 10 दी पावर क्या आएगा -10 कूलम। तो देखिए बिल्कुल सेम आंसर, ठीक है। अच्छा तो फर्स्ट था बस, बी पार्ट भी है, द प्लेट सेपरेशन डिक्रीज टू दिस। अब प्लेट का सेपरेशन हमने कम कर दिया, ठीक है। डी पहले ये था, ठीक है। अगर हम केस 2 पे चले, एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। केस पहले 1 था वो, केस 2 ले लेते हैं। डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज टू 1 मिलीमीटर। ध्यान रखिए क्वेश्चन यहीं पे आपको घुमाता है, यहां पे लिखा है डिक्रीज टू, क्या लिखा है डिक्रीज टू। अगर लिखा होता ना डिक्रीज बाय, देखिए पहले हम डिक्रीज टू का केस करते हैं। डिक्रीज टू लिखा है तो मान लीजिए जो अगले केस में जो डी होगा ना, इसको डी डैश बोल दीजिए, वो है 1 मिलीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर मान लीजिए डिक्रीज बाय बोलता ना, तो जितना ये पहले आपके पास था ना डी, उसमें से माइनस कर दीजिए जो आपको ये दे रखा है, मतलब दिस माइनस में 1 मिलीमीटर। इस केस में 1 मिलीमीटर ही आएगा, बट जरूरी नहीं कि हर एक केस में आए, ठीक है। तो डिक्रीज टू और डिक्रीज बाय में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डिक्रीज टू लिखा हो तो यही वही लिख दीजिएगा, डिक्रीज बाय लिखा हो तो जो पहले दे रखा था उसमें से माइनस करके वो लिखिएगा। तो फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। तो हमने कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, उस प्लेट को, ठीक है। हमको क्यू एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा ये बताना है। तो सिंपल कुछ नहीं है, डी डैश ही दे रखा है आपको, ए पता ही था आपको कितना था 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तो चेंज किया ही नहीं है। V कितना है आपका, V था आपका 12 वोल्ट, ठीक है। तो आपको Q डैश निकाल लीजिए। Q डैश क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D डैश इंटू में क्या होगा V हो जाएगा। यहां से निकाल लीजिए, चलो देखते हैं यहां से निकाल के, ठीक है। A कितना है 25 इंटू 10⁻⁻4 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में 12, और इस होल को, ठीक है, इस होल को हमने डिवाइड कर दिया 10⁻³ से, ठीक है। तो जब इसको आप करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम है ये पहले की तरह, बट देखो यहाँ पे सिंपल मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाई देता हूँ। 25 मल्टीप्लाई में 8.854 मल्टीप्लाई में 12, ठीक है। कितना आ गया ये आपका आ गया 2656.2 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। अगर आप इसको इधर ले आओगे तो क्या आएगा 2.656 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ठीक है। तो ये है क्यू डैश। आपको एक्स्ट्रा चार्ज निकालना है, एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा चार्ज कैसे निकालोगे, इसको क्यू डैश को मल्टीप्लाई, क्यू डैश को माइनस कर दोगे क्यू से, ये आप जो क्यू दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इनको माइनस करोगे तो आपको सेम दोबारा यही चीज मिल जाएगी, ठीक है। माइनस करके कितना आएगा 1.328 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो फर्स्ट और सेकंड का दोनों का आंसर सेम ही था, ठीक है। इसका मतलब तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। नहीं आया हो तो इसको एक बार और देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस का जो पूरा था सार आपको दे सकूं, ठीक है। चीज़ें आगे भी आएंगी, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में भी खत्म नहीं हुई हैं, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा समझ आने में थोड़ा टाइम लगता है इसमें,
ठीक है, बट डोंट वरी, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही हो बुक में से क्वेश्चन सोल्व करके, तो अभी बुक में से क्वेश्चन रहने दीजिए, जितना मैंने बताया सिर्फ उस पर ही ध्यान दीजिए। आगे मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा ताकि आपको और क्लैरिटी आती रहे। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।